नमस्ते साथियों, कैसे हो। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, आज हम चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी अर्थात केमिकल काइनेटिक्स की जितनी अब तक अपनी क्लास हो चुकी है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अर्थात आंकिक पर्सन्स की बात हम करने वाले हैं। काफ़ी बार आपका मैसेज आता है कि सर हमें इन चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल अर्थात आंकिक पर्सन आज आप करवाइए। तो आज की इस क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 4 से जितना टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, जितना पोर्शन अपना हो चुका है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इनको अच्छे तरीके से भली बात हम इसको समझेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका अपना चैनल है, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जब भी नेक्स्ट क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। क्लास स्टार्ट करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक्कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हमने जो पढ़ा है उस अगर अभी तक की वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्लास के बाद उसको आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इस प्रकार का आपको सवाल मिल सकता है कि उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए। अर्थात हमें अभिक्रिया में क्या ज्ञात करना है, कोटि ज्ञात करनी है, जिनका आपको क्या दिया गया है, वेग व्यंजक दिया गया है। तो पहले वाले सवाल के अंदर आपको ये 2 सवाल दिए गए हैं, इनका हमें इनको हम क्या बोलते हैं, वेग व्यंजक या वेग समीकरण। इनके आधार पर हमें अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। अगर आपको याद हो तो हमने अभिक्रिया की कोटि की क्या डेफिनेशन ली थी, और जिन स्टूडेंट को ये सवाल आता है वो कमेंट्स में इनका आंसर दे दिए। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने ये लिखा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में जितने अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। लेकिन इससे हम अभी यहाँ कोटि ज्ञात कैसे, एक दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको ये लिखाई थी कि रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग में या किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण की बात करते हैं तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग, ये अभिकारक है ए और बी, अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यहाँ से आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जब हमें अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने का मतलब क्या होता है कि सवाल के अंदर आपको जो वेग व्यंजक दिया गया है उसके अंदर जो अभिकारक है उस पर घात लगी होगी, उन घातों का कुल योग, उन घातों का कुल योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो हम बात करते हैं, आपको एक समीकरण दी है, वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हो, आर। तो आर बराबर के ए की पावर 1/2 बी की पावर 3/2। अर्थात इस अभिकारक ए की घात कितनी है, 1/2, और बी की घात कितनी है, 3/2। तो सिंपल सी बात है कि जो अभिकारक आपको दिए गए हैं उनकी घातों का क्या करना, आपको योग करना है। तो अभिकारक ए की घात कितनी है, 1/2, बी की घात कितनी है, 3/2। तो लघुत्तम कितना आया, 2। तो 1 + 3 = 4/2 कैंसिल हो गया। क्या हुआ यहाँ पे, 4/2। अर्थात आंसर कितना आया, 2। तो पहला जो आपको दिया गया वेग बराबर के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 3/2, तो इनकी घातों का कुल योग कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अंदर जो पहला है इसकी कोटि कितनी होगी, 2। अर्थात ये कौन सी कोटि का वेग व्यंजक है, द्वितीय कोटि का वेग व्यंजक है। इसी प्रकार दूसरे सवाल की बात करते हैं, एक और दिया को वेग बराबर के 1 की पावर 3/2 बी की पावर -1। इसका मतलब क्या हुआ कि 3/2 - 1, तो इसका लघुत्तम लोगे तो कितना गया, 2, 3, यहाँ पे कितना गया, 2, इसको हल करोगे तो 1/2। तो यहाँ इसकी कोटि कितनी आई है, 1/2। कितनी आई है, 1/2। अर्थात जो क्वेश्चन 1 पूछा गया उसमें पहले का तो वेग व्यंजक के आधार पर इसकी कुल कोटि कितनी है, द्वितीय कोटि, दूसरी कोटि की अभिक्रिया है, और इसकी बात करें तो इसकी कोटि कितनी है, ये 1/2। 1/2 का मतलब ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की हो गई, अर्ध कोटि की। बेटा इतना तो हल करना समझ में आता ही है, 11th क्लास के साइंस 11th पास करके आए हो तो इतना तो आपको नॉर्मली आप हल कर सकते हो। तो यहाँ अब आपको समझना क्या है, जब भी आपको अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी होती है और आपको सवाल में क्या दिया हो, वेग व्यंजक दिया गया हो, तो उसमें जो अभिकारक दिए गए हैं
उन अभिकारक पे जो घात लगी होती है उनका अगर आप योग कर दोगे तो आपको क्या याद हो जाए, क्या पता चल जाएगा, अभिक्रिया की कोटि। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, एक अभिक्रिया A प्लस बी से आपका क्या बन गया, उत्पाद। A प्लस बी से क्या बन गया, उत्पाद। A प्लस बी से उत्पाद बनाए के लिए वेग नियम, दर नियम से R बराबर क्या दिया, K 1 की पावर 1/2 B की पावर 2 से दिया गया है। अभिक्रिया की क्या ज्ञात करनी है, कोटि ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ना देकर आपको ऐसा दिया गया, तो देखो इस अभिक्रिया के लिए, ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया के लिए आपको ये वेग समीकरण या वेग व्यंजक दिया। क्या दिया आपको, वेग व्यंजक की अगर हम बात करें तो R बराबर K 1 की पावर 1/2 B की पावर कितनी लिखी है, 2। तो अब हमें इनकी क्या ज्ञात करनी है, कोटि। तो कोटि ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, कोटि ज्ञात करने का तरीका, अभिकारक की जो घात होती है, अभिकारक की सांद्रता की जो घात होती है उसको हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, 1/2 + 2, ठीक है। इनका अगर लघुत्तम निकालोगे तो कितना का, इसको 1 मान सकते हैं नीचे, तो 2, तो 1 और यहाँ का 4 अर्थात 5/2। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई, 5/2, अर्थात जिसको हम हिंदी में बोले तो 2.5 बोल सकते हैं। और ये सीधा भी आप इतना एक्सपर्ट हो कि आधा और 2, ये तो हाफ हो गया और ये 2 हो गया, हाफ प्लस 2 कितना हुआ, 2.5 हो गया आपका। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, एक अभिक्रिया A प्लस बी उत्पाद के लिए वेग नियम R बराबर K 1 की पावर 1/2 B की पावर 2 से दिया गया है, तो अभिक्रिया की कोटि। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा। जब भी ऐसे सवाल के अंदर अगर आपको अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी हो तो एक ही काम करना है, जो अभिकारक दिया गया है, अभिकारक की सांद्रता दी गई है, उस पर घात लगी होगी, उन घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहां समझना है कि निम्नलिखित वेग स्थिरांक से अभिक्रिया की पहचान करनी है। तो क्या सवाल दिया गया है कि आपको सवाल के अंदर क्या दिया गया है, वेग स्थिरांक से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। अगर आपको याद हो तो जब हमने पढ़ा था शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि, तो मैंने शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक लिखाया था, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक लिखा था और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक लिखा था। पता हो तो कमेंट्स कर दीजिए जल्दी से। तो उन वेग स्थिरांक के नियतांक, वेग स्थिरांक या नियतांक के मात्रक के आधार पर हम कोटि ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम बाद में हल करेंगे, उससे पहले हम थोड़ी सी यहाँ एक बात करते समझना। अगर आपको याद हो शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक मान लिया K0, तो उसका वेग नियतांक का मात्रक क्या लिखा था, अगर आपको याद हो तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लिखा था, आपको याद हो तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये तो था शून्य कोटि के लिए। प्रथम कोटि के लिए केवल क्या लिखा था, सेकेंड इनवर्स। और द्वितीय कोटि के लिए मैंने क्या लिखाया था, याद आ जाए तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। अब जो कन्फ्यूजन ही नहीं है, देखो ये आपको एक वेग स्थिरांक के का मान दिया है। अब देखो के का मान कितना दिया, 2.3 × 10⁻⁵ और यहाँ पर आपको क्या दे दिया, L मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखो क्या दिया आपका, L मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, देखो घुमा दिया। अब देखो मोल इनवर्स में समझना, मोल इनवर्स, यहां मोल इनवर्स में नहीं है, लीटर इनवर्स में, लीटर इनवर्स में नहीं है। इसका मतलब ये शून्य कोटि नहीं है, प्रथम कोटि भी नहीं। अब देखो द्वितीय कोटि, देखो मोल इनवर्स L सेकेंड इनवर्स। इसको बेटा ये जो यहां पर लिखा गया है, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दोगे तो क्या आपकी परेशानी हो जाएगी, पहले L लिख दिया, फिर मोल इनवर्स लिख दिया, सेकेंड इनवर्स लिख दिया, बात तो एक ही है, इनको आगे पीछे कर दिया। अर्थात ये मात्र कौन सी कोटि के वेग स्थिरांक का है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो सीधी सी बात है, तो समीकरण नंबर 1 की कोटि कौन सी हो जाएगी, ये अभिक्रिया कौन सी कोटि हो गई है आपकी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। अब देखो इसमें 3 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स क्या लिखा है, सेकेंड इनवर्स किसका मात्रक होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का। तो यहां से मैंने क्या किया, ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो गई, प्रथम कोटि की।
तो सवाल क्या, जो पहला और दूसरा सवाल था, तो उसमें तो क्या करना था कि जो आपको वेग व्यंजक दिया गया है उसमें जो अभिकारक की सांद्रता है उसकी घातों का योग करके अभिक्रिया की कोटि आपको ज्ञात करनी थी। लेकिन तीसरे सवाल में जब आपको कोटि ज्ञात करनी है तो आपको जो वेग स्थिरांक या वेग नियतांक है उनके मात्रक लिखे हुए हैं। वेग स्थिरांक या वेग नियतांक के क्या लिखे हुए हैं? मात्रक लिखे हुए हैं, जिसके आधार पर हमें कोटि की पहचान करनी होती है। तो ये द्वितीय कोटि का वेग नियतांक का मात्रक है और ये प्रथम कोटि का, तो यहाँ से हम इसकी आसानी से पहचान कर सकते हो। इस प्रकार के सवाल होते हैं, 1 नंबर का आ जाता है और बहुत सिंपल है, देखते आप इसको हल कर सकते हो। तो ये 3 सवाल तो अपने हो गए। इसके बाद सवाल नंबर 4 और 5 की हम बात करेंगे, तो इसको यहाँ से मिटाना पड़ेगा। उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 की बात करने वाले हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और उम्मीद है कि 1, 2 और ये 3 सवाल आपको ईजिली अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। अब हमें सवाल नंबर 4 और 5 करना, तो इसको मैं यहाँ से पोर्शन को मिटा रहा हूँ कि अपने पास थोड़ा सा स्पेस हो जाए और ईजिली अपने को समझ में आ जाए। अब देखो सवाल नंबर 4 और 5 की जब अगर हम बात करें, सवाल नंबर 4 और 5 की जब अगर हम बात करें तो इसको ईजिली हम समझ सकते हैं। देखो सवाल नंबर 4 क्या लिखा है कि अणु x का y में रूपांतरण, अर्थात x से क्या बन रहा है? y बन रहा है। तो x अभिकारक हो गया और y क्या हो गया? उत्पाद हो गया। x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बलगति के अनुसार है। तो साफ साफ कह रहा है कि अभिक्रिया का x का y में रूपांतरण कौन सी कोटि की अभिक्रिया के अकॉर्डिंग है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के अकॉर्डिंग है। अब बोलोगे x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अभिक्रिया कौन सी कोटि की है? द्वितीय कोटि की है। और x की सांद्रता कितनी गुनी कर रहा है? अगला 3 गुनी कर दी जाए तो अभिक्रिया में जो y अर्थात उत्पाद बनने की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको इस प्रकार की समीकरण, अगर सवाल को हल करना, सवाल बहुत ईजी है, इस प्रकार के सवाल को अगर हल करना है तो आपको इनका वेग व्यंजक लिखना आना चाहिए। क्या लिखना आना चाहिए? वेग व्यंजक कैसे लिखोगे? देखो यहाँ से इसका आंसर मैं इधर लिख रहा हूँ, आंसर 4। तो क्या दिया आपको? समीकरण क्या दिए है? x से आपको क्या बनाना है? y। अगर इस समीकरण के लिए अगर आपको वेग व्यंजक लिखना है तो वेग व्यंजक केवल अभिकारक के लिए लिखा जाता है। तो लिखने का तरीका क्या था? अभिक्रिया का वेग r बराबर नियतांक k। अब देखो अभिकारक की सांद्रता क्या हो गई? x। अब अभिक्रिया कौन सी कोटि की बता रहा है? द्वितीय कोटि की। एक ही अभिकारक, तो सिद्ध सी बात है इस पे घात कितनी जाएगी? 2 जाएगी। हो गया r बराबर k x की पावर 2। तो अभिक्रिया कौन सी कोटि की हो गई? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया आपकी हो गई। अब अगला क्या कर रहा है कि इस x की सांद्रता कितनी गुनी कर रहा है? 3 गुनी। इसका मतलब क्या? इसी को मानते हैं तो ये हो गया। तो r बराबर k x की सांद्रता उसने कितनी गुनी कर दी? 3 गुनी। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 3 का स्क्वायर 3 दूनी 6 नहीं, 3 का स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो यहाँ हो जाएगा r बराबर 9k 3x। देखो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। तो इसको लिख सकते हैं 9k x की पावर 2। अर्थात समझो तो यहाँ पर आपका जो अभिक्रिया का वेग है वो कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। 9 अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाएगा? 9। अर्थात y के निर्माण होने का वेग कितना गुना हो जाएगा? यदि x की सांद्रता को 3 गुना कर देंगे और अभिक्रिया की कोटि क्या हो? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो, तो अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना। तो आप ये लिख सकते हो, अतः y के निर्माण होने का वेग 9 गुना हो जाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अब देखो सवाल नंबर
5 की बात कर लेते हैं कि किसी अभिक्रियक, ये अभिक्रियक शब्द आपको कहीं कहीं लिखा हुआ अभिक्रियक, अर्थात ये बात कर रहा है अभिकारक की। अभिकारक को चाहो तो आप क्या कह सकते हो, क्रियाकारक। अभिकारक को चाहो तो आप क्या कह सकते हो, क्रियाकारक। तो किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया कौन सी कोटि की दी है आपको यहाँ पे, द्वितीय कोटि की। अभिक्रिया की कोटि कौन सी कोटि, द्वितीय कोटि की। अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, यदि अभिक्रियक अर्थात अभिकारक की सांद्रता कितनी कर दी जाए, एक बार तो दुगनी कर दो और एक बार कितनी कर दो, आधी कर दो। एक बार कितनी करनी है अपने को, दुगनी करनी है, और एक बार क्या करनी है, आधी करनी है। अब सुनो, आपको यहाँ पर कोई समीकरण नहीं दिया है, आपको सीधा ये कहा गया है कि अभिक्रिया की कोटि कौन सी है, द्वितीय कोटि है। तो अब कोई भी आप अभिक्रिया मान सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने ये मान लिया पहले वाले के अकॉर्डिंग कि एक अभिक्रिया x से क्या बन गई है, y बन गया, x से क्या बन गया, y। तो अब अभिक्रिया की कोटि कौन सी है, द्वितीय कोटि, सेकंड कोटि की अभिक्रिया है। तो इसका वेग समीकरण हम कैसे लिखेंगे, r बराबर k, x की पावर कितनी, 2 हो गई, x की पावर कितनी लग दी, 2। अब अगला क्या कह रहा है, ये तो हो गया। अब क्या कह रहा है, यदि अभिक्रियक की सांद्रता कितनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए। अर्थात अगर आपने यहाँ x माना, अभिकारक माना है, तो इस अभिकारक की सांद्रता कितनी करनी है, दुगनी करनी है। तो नंबर 1 यहाँ जाओ, क्या करनी चाहिए, दुगनी कर दी जाए। तो क्या हो गया आपके समीकरण, r बराबर k, इस x की सांद्रता कितनी करनी है, दुगनी। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो r बराबर 4k x स्क्वायर, अर्थात अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। यहाँ लिख दो आंसर में कि अभिक्रिया का वेग 4 गुना बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन देखो, कितनी करनी है, दूसरे में क्या लिखा है, आधी कर दी जाए। कितना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो आधा करने का मतलब क्या हुआ, इसी को हल कर लेते हैं। यहाँ बदल दो, देखो r बराबर k, x की पावर 2, r बराबर k। आधी करने का मतलब x की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 1/2। सांद्रता आधी का मतलब 1/2, तो k 1/2 ये। अब 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1/4, 1/4, 1/4 के ये। अर्थात 1/4 को आप क्या बोल सकते हो, चौथाई। 1/4 को क्या बोल सकते हो, चौथाई। अर्थात अभिक्रिया का वेग कितना रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, अर्थात कम हो जाएगा। यहाँ पे अभिक्रिया का वेग लिख सकते हो, यहाँ पर अभिक्रिया का वेग, यहाँ जगह नहीं तो इसलिए लिख रहा हूँ कि अभिक्रिया का वेग चौथाई रह जाएगा, अर्थात 1/4। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, लेकिन ये सवाल, जो इस सवाल का आंसर मैंने यहाँ कर दिया और इन दोनों के आंसर, एक को यहाँ और एक को यहाँ कर दिया। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें आना क्या चाहिए, हमें जो समीकरण है, अभिक्रिया है, उसका वेग व्यंजक या उसकी वेग समीकरण लिखनी आनी चाहिए। अगर वेग समीकरण या वेग व्यंजक आप लिख लोगे तो बाकी सभी सवालों में कोई परेशानी नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, 1-2 सवाल की हम कोशिश और करते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम आगे बात करें तो ये तो थे 5 सिंपल से सवाल। इसके बाद अगर थोड़े और स्टैंडर्ड लेवल के अगर न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न की बात करें तो वो शून्य कोटि और प्रथम कोटि पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहले हमें शून्य कोटि और प्रथम कोटि के कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो अपनी इन न्यूमेरिकल को हल करने के लिए काम में आएंगे, पहले हम उनकी बात करते हैं। तो पहले इसको मिटा लेते हैं यहाँ से। तो
नॉर्मल सवाल थे, सिंपल सवाल थे, और एक दो बार आप अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करोगे, बुक के अंदर दे रखें। ये सभी जो न्यूमेरिकल मैंने आपको यहाँ हल करवाए हैं, ये अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 में दिए गए हैं, तो वहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। अब देखो यहाँ से मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। अब देखो शून्य कोटि अभिक्रिया की जब हम बात करें तो शून्य कोटि अभिक्रिया का आपने समाकलित वेग समीकरण प्राप्त किया था। अगर आपको पता हो तो हमने क्या लिखा था, K0 बराबर R0 माइनस R अपॉन T। अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक कैसे ज्ञात करोगे? R0 माइनस R अपॉन T। R0 माइनस R को आप चाहे तो X अपॉन T भी लिख सकते हैं। और एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने? R0 अपॉन 2K। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल T हाफ बराबर R0 अपॉन 2K। इसके बाद अगर हम किसके लिए बात करें, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपने क्या लिखा था? K1 बराबर 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R। और प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? T हाफ बराबर 0.693 अपॉन K1। बाकी के अपनी जो इस बुक में जो न्यूमेरिकल है वो सीधे इन 4 फॉर्मूले पे आधारित है। कितने फॉर्मूले पे? 4 फॉर्मूले पे। अगर ये फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको लॉग के मान कैसे ज्ञात करने होते, तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा, जहाँ से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब भी टाइम मिलेगा तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक K का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था कि K0 बराबर R0 माइनस R अपॉन T। अब ये क्लियर होना चाहिए, K0 क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक। R0 का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक सांद्रता। R का मतलब क्या होता है? अंतिम सांद्रता। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। T हाफ का मतलब, T हाफ हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? अर्ध आयु काल के द्वारा। बाकी चीज़ें हो गई है। बाकी K1 प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का। तो इन फॉर्मूलों के अंदर जो लिखा हुआ है उन सब के हमें याद होने चाहिए। तो एकदम सिंपल से न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें और बिल्कुल कंसेप्टली आपको एकदम माइंड में फिट होना चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए काम में आएंगे और ये दोनों फॉर्मूले प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए काम में आएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करें। तो इसको यहाँ से मिटा देता हूँ और इसके बाद हम आगे एक दो सवाल और हल कर लेते हैं। एक आपकी बुक लिख रहा हूँ, बुक का एक सवाल की हम बात करते हैं कि पहले सवाल लिख लेते हैं बोर्ड पे, उसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं। बड़ा सीधी सी बात है कि ज़्यादा न्यूमेरिकल में हल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे विशेष अपनी जो ये एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक के अंदर जो एक तो उदाहरण दे रखे वो तो हमें आनी चाहिए। इसके अलावा कुछ अभ्यास क्वेश्चन और दे रखे, उनको अगर अच्छे तरीके से आप हल कर लोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। उसमें एक सवाल है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मान 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स पाया गया। इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु की
इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना कीजिए। किसी गणना करनी है? अर्धायु, अर्धायु का मतलब अर्ध आयु काल की गणना करनी है। अब देखो समझो, सवाल दे दिया, थोड़ा सा माइंड में यूज करोगे तो बिल्कुल इजीली आपको ये याद हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। देखो इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि आपको सवाल के अंदर दिया क्या गया है, अभिक्रिया कौन सी कोटि की है? प्रथम कोटि की है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान दिया गया है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक अगर क्वेश्चन को आप हल करते हो तो K1 का मान दिया, K1 का मान कितना दिया है? 5.5 × 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियत था। अब आपको सवाल में क्या पूछ रहा है कि आपको इसकी क्या ज्ञात करनी है? अर्धायु। अर्धायु का मतलब अर्धायु काल। तो अब सीधी सी बात है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात करने का फॉर्मूला तो ये लिख सकते हो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु को क्या लिखते हो? T हाफ। तो फॉर्मूला क्या था याद हो? तो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था T हाफ बराबर 0.693 K1। K1 का मान दिया है और तो ये तो निकाल सकते हो, सिंपल सा है। T हाफ बराबर 0.693 और K1 का मान कितना है? 5.5 × 10⁻⁻14। 5.5 × 10⁻⁻14। अब बेटा इस सवाल को आपको हल करना है और हल करके यहाँ सीधा आप इसका आंसर ले सकते हो। अब इसको तो आप हल आपको ही करना पड़ेगा एग्जाम में, मैं तो आने से क्या बताने के लिए। तो सीधी सी बात है, जब आप इसको हल करोगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा 1.26 × 10⁻13। अब जो है ना अर्धायु काल, अर्थात अर्धायु काल एक समय हो तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.26 × 10⁻13 सेकंड। तो इस सवाल का आंसर तो बेटा फॉर्मूला याद है और कैलकुलेशन आती है तो कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, हम सवाल को अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका ये जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 5 से और छठा सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 6 अपना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मान दिया गया तो अर्धायु काल ज्ञात कैसे करेंगे? तो ये है। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। इसके बाद अब हम आगे बात करें कि तो ये चैप्टर नंबर हमने अभी तक इस चैप्टर में प्रथम कोटि और शून्य कोटि अभिक्रिया तक पढ़ा था, तो वहाँ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल थे वो मैंने करवा दिए हैं। और अब हम इस चैप्टर को कल की क्लास में चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर जैसे ही अपना समाप्त हो जाएगा, चैप्टर समाप्त होने के बाद इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं उनकी हम अलग से लास्ट क्लास में हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के इन चैप्टर के कोई वैल्यू नहीं है। तो चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 इनके न्यूमेरिकल हमें अच्छी तरह से आने चाहिए। तो कोई बात नहीं है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।